हेलो हाँ वेरी गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट, दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर हमारा ये 5 है। 5 में हमारे जो 25 क्वेश्चन यहाँ तक हल हो चुके थे, उससे आगे के क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। और जो भी हमारे व्यूअर्स यानी रेगुलर रहते हैं उनके लिए मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ, बार बार धन्यवाद कहती हूँ जो हमारे इस वीडियो को देखते हैं। तो हम अपना समय अधिक नहीं व्यस्त करेंगे, क्योंकि यानी अधिक समय वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास समय की भी कमी है, अभाव है समय का। तो हम अपना समय को बचाते हुए अपनी क्लास को चालू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला मतलब 25वां क्वेश्चन हमारा हो चुका था। 25वां क्वेश्चन था शटल पर क्या बाने पर धागा लपेटा जाता है या ताने का धागा लपेटा का है, यहाँ पर किसका धागा लपेटा जाता है। तो इसमें हमने बताया था यानी बाने का धागा लपेटा जाता है शटल में। इस प्रकार होती है शटल ऐसी, तो इसमें इसमें बाने का धागा लपेटा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हम अगले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। 26 कह रहा है शटल को गुजरने के लिए रिक्त स्थान बनने को कहते हैं। यानी शटल को गुजरने के लिए रिक्त स्थान बनने को कहते हैं। क्या कहते हैं? पिकिंग कहते हैं, या बेटिंग कहते हैं, या शेडिंग कहते हैं, या ये सभी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शटल को देखिए इसे हम क्या शेडिंग कहते हैं। ये कहाँ से आ गया? इसे हम क्या शेडिंग कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है करगे पर से उतारा गया वस्त्र कहलाता है। करगे पर से उतारा गया वस्त्र क्या कहलाता है? रॉ गुड्स, ग्रे गुड्स, उपर्युक्त ए तथा बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्रे गुड्स। बी इज द राइट आंसर। बी वाला हमारा क्या राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कुछ आवश्यक परिचर्याएं लगभग सभी प्रकार के ग्रे गुड्स पर की जाती हैं, उन्हें कहते हैं। यानी कुछ आवश्यक परिचर्याएं लगभग सभी प्रकार के ग्रे गुड्स कपड़े पर की जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें सजावटी परिचर्या कहते हैं, बनावटी परिचर्या कहते हैं, आधारभूत परिचर्या कहते हैं, उपर्युक्त सभी। तो इनमें क्या कहते हैं? तो जो यानी सभी आवश्यक परिचर्याएं लगभग सभी ग्रे गुड्स कपड़े पर की जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आधारभूत परिचर्या कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 29 प्रश्न है। 29 कह रहा है, इधर नहीं होगा, इधर थोड़ा सा बस। 29 कह रहा है, ओहो ये कहाँ से आ गया? तू इधर आ। 29 कह रहा है सतही दोष छिपाने के लिए सतही दोष छिपाने के लिए कौन सी परिचर्या की जाती है? तो ब्लीचिंग परिचर्या की जाती है, नैपिंग परिचर्या की जाती है, या कुटाई की जाती है, या उपर्युक्त सभी। कौन सी परिचर्या की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नैपिंग परिचर्या की जाती है। और एक बात आपको और बता दें कि जिसमें आप लोगों को अपनी तैयारी भी जांचनी है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, वो भी आपको कमेंट में लिखना है, यानी इतने में इतने सही हुए। तो अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला प्रश्न है 30 कह रहा है मर्सराइज्ड परिचर्या दी जाती है। मर्सराइज्ड परिचर्या दी जाती है सूती वस्त्रों पर, नायलॉन वस्त्रों पर, रियोन वस्त्रों पर, सभी पर। जो मर्सराइज्ड परिचर्या होती है वो दी जाती है, ये चमक और इससे मजबूती प्राप्त होती है वस्त्र में,
तो इसको जो मर्सराइज परसज्जा है वो किस पर, कौन से वस्त्र पर दी जाती है? तो ये हमारे सूती वस्त्रों पर, कॉटन के वस्त्रों पर दी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 31 प्रश्न। 31 कह रहा है कुटाई परसज्जा द्वारा परसज्जा की सतह पर उठे रोए को काटा जाता है। यानी कुटाई परसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह पर उठे रोए को काटा जाता है। दूसरा कह रहा है वस्त्र की सतह पर रोए उठाए जाते हैं। सी कह रहा है वस्त्र पर लगे दाग धब्बे को छुड़ाया जाता है। और डी कह रहा है अनुकृत वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो कुटाई परसज्जा द्वारा क्या होता है? तो दाग धब्बे तो कुटाई परसज्जा द्वारा नहीं छूटेंगे, अनुकृत वाले वस्त्र तैयार किए जाते हैं, ये भी इसमें नहीं होगा। इस पर क्या होगा? कुटाई परसज्जा द्वारा हमारे वस्त्र पर जो किया जाता है वो क्या? रोए उठाए जाते हैं। कुटाई परसज्जा द्वारा क्या? रोए को काटा जाता है। ये रोए को काटा जाता है। ए इज द राइट आंसर। कुटाई परसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह पर उठे रोओं को काटा जाता है। देखिए ये हमारा क्या? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 कह रहा नैपिंग परसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह पर रोए उठाए जाते हैं। वस्त्र की सतह पर उठे रोए को काटा जाता है। वस्त्र की सतह को चिकना किया जाता है। उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा नैपिंग परसज्जा ये परसज्जा ऊन पर की जाती है। तो ऊन पर किसके लिए की जाती है? तो रोए उठाने के लिए ये परसज्जा की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वस्त्र की सतह पर रोए उठाए जाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। ए वाला हमारा क्या? राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 33 कह रहा है टेंटरिंग परसज्जा द्वारा क्या होता है? तो वस्त्र को सभी जगहों से समान चौड़ाई का बनाया जाता है। दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं। नो। वस्त्र की सतह पर पानी की लहर के समान नमूने बनाए जाते हैं। ये भी नहीं। इससे ये कौन सी होती है जो पानी के समान लहर के नमूने बनाए जाते हैं? वह कौन सी परसज्जा है? वो उसे हम मोयरिंग परसज्जा कहते हैं। नक्काशी इसे इमोजिंग कहते हैं। इमोजी परसज्जा। और जो इसका जो टेंटरिंग से हमारे वस्त्र को यानी जगह से समान चौड़ाई और लंबाई को एक किया जाता है टेंटरिंग परसज्जा द्वारा। तो वस्त्र को सभी जगहों से समान चौड़ाई का बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कैलेंडरिंग परसज्जा द्वारा वस्त्र पर लगे दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं। ये क्या है? कैलेंडरिंग परसज्जा द्वारा वस्त्र पर लगे दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं। वस्त्र की सतह पर रोए उठाए जाते हैं या वस्त्र की सतह को चिकना चमकदार कोमल बनाया जाता है। अगला कह रहा है रचना सघन बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी इज द राइट आंसर। कैलेंडरिंग परसज्जा द्वारा क्या? वस्त्र की सतह को चिकना चमकदार और कोमल बनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है। वो कह रहा है ब्रंजन परसज्जा द्वारा वस्त्रों को अग्नि अवरोधक बनाया जाता है या जल अवरोध बनाया जाता है, फफूंदी अवरोधक बनाया जाता है या वस्त्र पर सफेदी लाई जाती है। ब्रंजन मतलब हम नील को कहते हैं। तो उस पर जो ब्रंजन परसज्जा की जाती है उससे हम क्या करते हैं? तो उस पर हम सफेदी लाते हैं। सफेदी लाने का कार्य करते हैं ब्रंजन
इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर। डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 37 कह रहा है ऑक्सीकारक व्यंजक पदार्थ में प्रमुखता होती है। यानी ऑक्सीकारक व्यंजक पदार्थ में प्रमुखता किसकी होती है? तो ऑक्सीजन की होगी, हाइड्रोजन की होगी, नाइट्रोजन की होगी, इनमें से सभी होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन की होगी। जो ऑक्सीकारक व्यंजक हैं उसमें किसकी? ऑक्सीजन की होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है अवकारक व्यंजक पदार्थ में प्रमुखता होती है। यानी अवकारक व्यंजक होते हैं उस पदार्थ में प्रमुखता होती है। तो किसकी प्रमुखता होती है? तो उसमें ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, उपरोक्त दोनों यानी ए तथा बी दोनों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसकी जो प्रमुखता होती है वो किसकी होती है? तो इसमें अवकारक में किसकी? हाइड्रोजन की प्रमुखता होती है। बी इज द राइट आंसर। बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 कह रहा है स्कॉच गार्ड परिसज्जा द्वारा क्या किया जाता है? स्कॉच गार्ड परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह को चमकदार बनाया जाता है। नहीं, ये तो टेंटरिंग में करते हैं। और ये मर्सराइजिंग में चमकदार बनाते हैं। और भी परिसज्जाएं। तो स्कॉच गार्ड में धूलकण, मिट्टी आदि वस्त्र पर नहीं चिपकते हैं, वस्त्र नहीं सिकुड़ता है। तो स्कॉच गार्ड परिसज्जा में क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी इज द राइट आंसर। धूलकण, मिट्टी आदि वस्त्र पर नहीं चिपकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है वस्त्रों पर एंटी स्नैक परिसज्जा दी जाती है, क्यों? यानी एंटी स्नैक परिसज्जा क्यों दी जाती है? तो इसमें वस्त्र नहीं सिकुड़ते हैं, वस्त्र को फफूंदी एवं बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसमें बुने हुए वस्त्र नहीं उधड़ते हैं। यानी एंटी स्नैक परिसज्जा क्यों दी जाती है? तो ये दी जाती है इसमें वस्त्र को फफूंदी एवं बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, इससे बुने हुए वस्त्र नहीं उधड़ते हैं। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है प्रकृति में उपलब्ध साधनों से जो रंग प्राप्त होते हैं वे कहलाते हैं। प्रकृति में उपलब्ध साधनों से जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं वानस्पतिक रंग, प्राणिज रंग, संश्लेषित रंग या प्राकृतिक रंग। क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सी यानी प्राकृतिक रंग कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। सी हमारा क्या सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है। 42 कह रहा है कत्था निकाला जाता है। कत्था कहाँ से निकाला जाता है? पेड़ की पत्तियों से, पेड़ की छाल से, चींटी से या मछली से? कहाँ से निकाला जाता है? तो ये पेड़ की छाल से निकाला जाता है। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है खनिज रंग पीले रंग प्राप्त होते हैं। खनिज रंग पीले रंग प्राप्त होते हैं कहाँ से? पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा लेड क्रोमेट की प्रतिक्रिया से, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को गलाने से या लोहे सल्फेट क्रीमियम सल्फेट के घोल में डुबाने से। उपरोक्त सभी किससे? यानी जो खनिज रंग पीले रंग प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? वो हमारे किससे? पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा लेड
क्रोमेट की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 44 रंजक हैं। रंजक जल में घुलनशील होते हैं। रंजक जल में अघुलनशील होते हैं। दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। कैसे होते हैं? रंजक जल में घुलनशील होते हैं या अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? तो जो रंजक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। कैसे घुलनशील होते हैं? ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है खनिज रंग प्रीशियन ब्लू प्राप्त होता है। खनिज रंग प्रेशियन ब्लू प्राप्त होता है। लोहे सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट से, पोटेशियम फेरोनाइट से, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा लैंड क्रोमेट उपर्युक्त में से कोई नहीं। किससे प्राप्त होता है? ये हमारा होता है जो खनिज रंग प्रेशियन ब्लू प्राप्त होता है वो किससे? पोटेशियम फेरोसाइनाइड से प्राप्त होता है। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 46 कह रहा है संश्लेषित रंग की खोज की है। संश्लेषित रंग की खोज कब हुई? तो 16वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। संश्लेषित रंग की खोज कब हुई? तो ये हमारी कब हुई? तो 19वीं शताब्दी में हुई। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 47 कह रहा है संश्लेषित रंग के निर्माण का श्रेय जाता है किसे? विलियम हेनरी पार्किंस को, न्यूटन को, कैरोथर्स, डी चार्टोनेस, मैडम क्यूरी। तो डी चार्टोनेट, कैरोथर्स, डी चार्टोनेट जी ये हमारे कौन है? ये हमारे रियोन के हैं, यानी पिता कहे जाते हैं। जो विलियम हेनरी पार्किंस संश्लेषित रंग का निर्माण करने वाले हैं। ए इज द राइट आंसर। ए वाला हमारा क्या सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 48 कह रहा है अम्लीय रंग उपयुक्त होते हैं किसके लिए? अम्लीय रंग कौन से वस्त्र के लिए यानी अच्छे माने जाते हैं? तो सूती वस्त्रों को रंगने के लिए, लीलन वस्त्रों को रंगने के लिए, ऊनी वस्त्रों, रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए। किसके लिए अच्छे होते हैं या प्रयुक्त सभी? तो ये हमारे सूती वस्त्रों के लिए हमारी कौन सी क्षारीय डाई अच्छी होती है? एल्कोलाइन सही होती है। और जो अम्लीय होती है एसिटिक वो हमारे किसके लिए? ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए अच्छी मानी जाती है। सी इज द राइट आंसर। सी वाला क्या हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 49 कह रहा है क्षारीय रंगों से सेलुलोज रेसे रंगे जाते हैं या प्राणिज रेसे रंगे जाते हैं या उपर्युक्त ए तथा बी दोनों रंगे जाते हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा ए, यानी ए इज द राइट आंसर। सेलुलोज रेसे रंगे जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है प्रत्यक्ष रंग को कहते हैं। प्रत्यक्ष रंग को क्या कहते हैं? उदासीन रंग कहते हैं, लवण रंग कहते हैं, अम्लीय रंग कहते हैं या बैट रंग कहते हैं। प्रत्यक्ष रंग को हम क्या कहते हैं? लवण रंग कहते हैं। प्रत्यक्ष रंग को हम क्या? लवण रंग कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते बंधक रंगों से तांबे से यानी बंधक रंगों से तांबे से पीला रंग प्राप्त किया जाता है, नीला रंग प्राप्त किया जाता है या हरा रंग प्राप्त किया जाता है, काला रंग। काला नीला तो प्राप्त होगा नहीं, दो में कन्फ्यूजन है, पीला होगा या हरा होगा। तांबे से पूछ रहा है बंधक रंगों से तांबे से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होता है? इसमें नीला दिया। बंधक रंगों से तांबे से, बंधक रंगों और तांबा दोनों ही पूछ रहा है। तो केवल तांबे से हमें प्राप्त होता है वो हरा रंग प्राप्त होता है।
बट इसमें नीला रंग। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 52। डिस्पर्स रंग कहलाता है। डिस्पर्स रंग कैसा रंग कहलाता है? लबड़ी यानी लबड़ रंग, क्षारी रंग, एसीटेट रंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा रंग कहलाता है? तो ये एसीटेट रंग कहलाता है। डिस्पर्स रंग को हम दूसरी भाषा में एसीटेट रंग भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है टॉप रंगाई द्वारा क्या किया जाता है? टॉप, डॉब और स्टॉक तीन होते हैं। टॉप, डॉब और स्टॉक ये तीन रंगाई होती हैं। तो टॉप रंगाई द्वारा सूती वस्त्र रंगे जाते हैं या बस्टेट रंग ऊनी रेसे रंगे जाते हैं, कृत्रिम रेसे रंगे जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इससे कौन से रेसे टॉप रंगाई से हम क्या करते हैं? बस्टेट ऊनी रेसे रंगते हैं। टॉप रंगाई से हमारे कैसे डॉप रंगाई से कौन से रेसे देखिए इसका जो राइट आंसर था, ओफो कहाँ गया भाई, ये कौन सा निकल आया? ये था क्या? देखिए टॉप रंगाई से हमारा क्या बस्टेट रंग यानी बस्टेट ऊनी रेसे रंगे जाते हैं। तो टॉप, डॉब और स्टॉक तीन प्रकार की रंगाई की जाती हैं। तो टॉप में हमारे बस्टेट आते हैं और टॉप में हमारे कौन से डॉब में हमारे संश्लेषित रेसे आ जाते हैं वस्त्र, और उसके बाद यानी स्टॉक होती है उसमें प्राकृतिक रेसे आ जाते हैं। तो ये हमारे तीनों क्लियर हुए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 कह रहा है स्किन डाइंग द्वारा तैयार वस्त्रों को रंगा जाता है, तैयार धागों को रंगा जाता है, रेशों को रंगा जाता है, उपरोक्त सभी। स्किन डाइंग द्वारा क्या रंगा जाता है? स्किन डाइंग द्वारा क्या रंगा जाता है? तो स्किन डाइंग द्वारा हमारा क्या तैयार धागे को रंगा जाता है। किसे? तैयार स्किन डाइंग द्वारा तैयार धागे को रंगा जाता है। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 55 कह रहा है बांधकर वस्त्र को रंगने की कला को कहते हैं। बांधकर वस्त्र की रंगने की कला को कहते हैं। जैसे कि ये हमारा वस्त्र है, इसे हमने इस जगह ऐसे बांध दिया ऐसे और फिर कलर में डाल दिया, तो यहाँ पर हमारा जैसा कलर है वैसा ही वस्त्र का रहेगा। उसके जो खाली है जहाँ बंधा नहीं है वहाँ पर कलर चढ़ जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? बाटिक कला कहेंगे, बांधनी कहेंगे, पेंटिंग कहेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या बांधनी कहेंगे। बांधनी हमारी कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की यानी पारंपरिक कढ़ाई है, तो ये हमारी राजस्थान की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है रंगाई द्वारा कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्त्र रंगे जाते हैं। सेलुलोज रेशों से निर्मित वस्त्र रंगे जाते हैं। प्राणिज रेशों से निर्मित वस्त्र रंगे जाते हैं। तो रंगाई द्वारा ये सभी प्रकार के वस्त्र रंगे जाते हैं। रंगाई द्वारा हमारे इसमें जैसे कृत्रिम रेशे से निर्मित वस्त्र रंगे जाते हैं रंगाई द्वारा। देखिए रंगाई द्वारा हमारे कौन से वस्त्र रंगे जाते हैं? तो रंगाई द्वारा कृत्रिम रेशे से वस्त्र रंगे जाते हैं, सेलुलोजिक रेशे से वस्त्र रंगे जाते हैं, प्राणिज रेशे से निर्मित वस्त्र रंगे जाते हैं। यानी रंगाई द्वारा हमारे सभी प्रकार के वस्त्र रंगे जाते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
57 वस्त्र के दोनों ओर छपाई क्रिया एक ही साथ एक ही समय में संपन्न की जाए, यानी वस्त्र के दोनों ओर इस साइड दोनों ही एक साथ और एक ही छपाई एक ही साथ एक ही समय में संपन्न की जाए तो उस छपाई को हम कहते हैं क्या? तो द्विपक्षीय छपाई, स्क्रीन छपाई, सेंसर छपाई, वाटिक छपाई। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम दोनों साइड एक जैसी है तो उसे हम द्विपक्षीय छपाई कहेंगे। ये इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 58 वस्त्र निर्माण कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। वस्त्र निर्माण कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन किस काल में मिला है, ये पूछ रहा है ये प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा मुगल काल में, अंग्रेजी काल में, उपर्युक्त ए तथा बी दोनों में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो वस्त्र निर्माण कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है वो मिला है हमारे मुगल काल में। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 59 है शबनम का अर्थ है। शबनम का अर्थ क्या है? ओस की बूंदों के समान, सपनों से भी सुंदर, बहता पानी, अबेरवा, बहता पानी, सपनों के समान या ओस की बूंदें। शबनम कौन सा है? तो ओस की बूंदें क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो जो शबनम है वक्त हवा हमारे सपनों से सुंदर, और जो शबनम है वो ओस की बूंदों के समान। ये हमारा क्या है? ए इज द राइट आंसर। क्या हो गया भाई? सॉरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी शबनम को हम दूसरी भाषा में ओस की बूंदों के समान कहते हैं। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। इसका छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। 70 कह रहा है ढाका की मलमल का निर्माण होता है। ढाका की मलमल का निर्माण होता है सूती रेशों से, ऊनी रेशों से, कृत्रिम रेशों से, रेशमी रेशों से। किससे होता है? तो जो ढाका का मलमल है तो उसका निर्माण होता है सूती रेशों से। इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 61 ब्रोकेट वस्त्र प्रसिद्ध है कहाँ का? गुजरात का, केरल का, उड़ीसा का, बनारस का। कहाँ का? बनारस का। गुजरात का कौन सा प्रसिद्ध है? पटोला। केरल का है, कोई वस्त्र नहीं है इसमें। उड़ीसा ये अलग दिया है। बनारस, बनारस में कौन सा प्रसिद्ध है? ब्रोकेट। ब्रोकेट हमारे किससे? सोने चांदी के तारों से बनाई जाती है, तो ये अत्यंत महंगी भी होती है। इसका जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न हमने बता भी दिया है अभी। 62 कह रहा है पटोला वस्त्र प्रसिद्ध हैं। कहाँ प्रसिद्ध हैं पटोला वस्त्र? तो राजस्थान का है, गुजरात का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जो पटोला वस्त्र हमारा कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का। हमने अभी बताया था बांधनी है प्रसिद्ध पारंपरिक कढ़ाई, और उसके बाद बिहार की कौन सी है? सुजनी, शायद सुजनी है। और उत्तर प्रदेश की हमारी कौन सी? एक ब्रोकेट हो जाएगी, और ये क्या? लखनऊ की चिकनकारी। ये हमारी दो हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश की चिकनकारी हमारी लखनऊ में, ब्रोकेट हमने अभी बताया था बनारस में। और जो इसका पटोला वस्त्र प्रसिद्ध है कहाँ? गुजरात में, अभी बताया था। बी इज द राइट आंसर। बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 63 प्रश्न कह रहा है संदालिन वस्त्र प्रसिद्ध है कहाँ का? संदालिन वस्त्र यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि कहाँ का प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का हमें मालूम है, बंधा यानी बांधनी है। मध्य प्रदेश की कौन सी है? महाराष्ट्र की। और जो सिंधु की है, कौन सा इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा?
तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, यानी संदालिन वस्त्र प्रसिद्ध है कहाँ की? सिंधु की। सिंधु की, हमारी सिंधु की जो संदालिन वस्त्र है वो प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं अबेरबा। अबेरबा क्या है? अबेरबा का शाब्दिक अर्थ होता है सपनों से भी कम, ओस की बूंद, बहता पानी। अबेरबा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अबेरबा। अबे मतलब रवा, रवा मीन्स रमा हो गया, चला गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहता पानी। क्या? बहता पानी। सी इज द राइट आंसर। सी वाला हमारा क्या राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। पन्ना हजारे 65 कह रहा है पन्ना हजारे साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। पन्ना हजारे साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो ये कहाँ की? गुजरात की, राजस्थान की, बनारस की या ढाका की? पन्ना हजारे साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो ये राजस्थान की बांधनी, गुजरात की अभी पढ़ी थी पटोला, बनारस की ब्रोकेट। पन्ना हजारे कहाँ की हैं? ढाका में पढ़ते हैं हम पन्ना हजारे साड़ियाँ ये कहाँ की? ढाका की प्रसिद्ध हैं। डी इज द राइट आंसर। डी वाला हमारा क्या सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 66 प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बड़ी बड़ी फूल पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं। बड़ी बड़ी फूल पत्तियों से बने फूल पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? फुलवार या तोरेदार, जतार, पन्ना हजारे क्या कहलाती हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? बड़ी बड़ी फूल पत्तियों से बने साड़ियों को हम क्या कहते हैं? तोरेदार कहते हैं। जतार उसमें फूल भी हों और यानी जार हो उसे हम जतार कहते हैं। पन्ना हजारे इसमें गुच्छे होते हैं फूलों के, उसे हम क्या पन्ना हजारे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। तोरेदार बड़ी बड़े फूल पत्तियों से बने नमूनों से बनी ढाका की साड़ियों को हम तोरेदार कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? चंदेरी साड़ियाँ अभी देखा था मध्य प्रदेश। चंदेरी साड़ियाँ बिहार की, बंगाल की या महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की? तो चंदेरी साड़ियाँ हमारी कहाँ की? मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध हैं। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। बालूचर साड़ियाँ निम्न अगला प्रश्न है हमारा 68। बालूचर साड़ियाँ निर्मित होती हैं कहाँ? कोलकाता में, अहमदाबाद में, बालूचर में या महाराष्ट्र में? बालूचर साड़ियाँ कहाँ यानी निर्मित होती हैं? तो कोलकाता नहीं, अहमदाबाद नहीं, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश एक बालूचर स्थान है, वहाँ पर बालूचर में बालूचर जो साड़ियाँ हैं वो यानी बनती निर्मित होती हैं। तो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 69। पटोला वस्त्र में फूलों के गुच्छे वाले नमूने कहलाते हैं। पटोला वस्त्र में फूलों के गुच्छे वाले यानी नमूने क्या कहलाते हैं? नारी कुंजन कहलाएंगे, बांग कुंजन कहलाएंगे, फुलवारी कहलाएंगे या बांग कुंजन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नारी कुंजन नारियों बनी होती है, बांग बांग के चित्र होंगे, फूल यानी फूलों के गुच्छों वाले नमूने क्या कहेंगे? फुलवारी कहलाएंगे। सी इज द राइट आंसर। सी वाला हमारा क्या राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 कह रहा है बांधनी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। बांधनी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। अभी यानी आपने पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि बांधनी साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं। पारंपरिक जो बांधनी कढ़ाई है वो कहाँ की है? तो गुजरात की प्रसिद्ध हैं, राजस्थान की प्रसिद्ध हैं, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हैं या मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध हैं? कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो बांधनी साड़ियाँ हमारी कहाँ? राजस्थान की प्रसिद्ध हैं। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 71 कह रहा है
प्रारंभ में ब्रॉकेट वस्त्रों को कहा जाता है। प्रारंभ में ब्रॉकेट वस्त्रों को क्या कहते थे? अभिरवा कहते थे, शबनम कहते थे या उपरोक्त सभी किमख्वाव कहते थे। अभिरवा, बहता पानी, ये सभी कहाँ तड़ते हैं? ये हम किसमें? ढाका में पढ़ते हैं। किमख्वाव, किमख्वाव हम कहाँ पढ़ते हैं? ब्रॉकेट वस्त्रों को कहा जाता है। ब्रॉकेट यानी प्रारंभ में ब्रॉकेट को हम क्या? किमख्वाव कहते थे। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 72। हिमरस आमरस वस्त्रों का निर्माण होता है। हिमरस आमरस वस्त्रों का निर्माण कहाँ होता है? औरंगाबाद में, अहमदाबाद में, बनारस में, कोलकाता में। हिमरस आमरस वस्त्रों का निर्माण कहाँ होता है? तो हिमरस आमरस वस्त्रों का निर्माण ये किससे संबंधित है? बनारस की ब्रॉकेट से संबंधित है, पर इसका निर्माण कहाँ होता है? तो औरंगाबाद में। ए इज द राइट आंसर। ए वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 73। पाठथान को कहा जाता है। पाठथान वक्त, शबनम, किमख्वाव, उपरोक्त सभी। तो पाठथान को कहा जाता है वक्त। क्या कहते हैं? वक्त। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 74। 74 कह रहा है पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण होता है। पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण होता है हैदराबाद के पैठनी में, राजस्थान के जयपुर में, गुजरात के कच्छ में, उत्तर प्रदेश की बनारस में। पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण कहाँ होता है? तो हैदराबाद में एक स्थान है पैठन, वहाँ पर पैठन यानी पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण होता है। तो ये इज द राइट आंसर। ये हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 75। 75 कह रहा है कलमदार वस्त्र हैं। कलमदार वस्त्र कहाँ के? बांधनी कला की पुरातन रूप हैं, बाटिक कला का पुरातन रूप है, प्रयुक्त दोनों। कलमदार वस्त्र कौन सी कला के यानी पुरातन रूप हैं? सॉरी। कलमदार वस्त्र कौन सी कला के यानी पुरातन रूप हैं? तो वो हमारे वाटिक कला के पुरातन रूप हैं। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 76। हमें पूरे क्वेश्चन 120 हल करने हैं। इसमें परिरक्षक प्रिजर्वेटिव जो रंगीन फल स्क्वैश में डाला जाता है उसे कहते हैं बेंजोइक एसिड, सोर्बोइक एसिड, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट। क्या कहते हैं? जो परिरक्षक के लिए रंगीन फलों में स्क्वैश में डाले जाते हैं तो उसे हम क्या? सोडियम बेंजोएट कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 77। 77 कह रहा है लौंग में सक्रिय मूल तत्व है। लौंग हमारी जो खाने वाली होती हैं यानी मसाले में प्रयोग की जाती है, उसमें कौन सा सक्रिय तत्व यानी मूल तत्व पाया जाता है? थाइमोल पाया जाता है, एनीथॉल, साइनॉल या यूजिनॉल। क्या पाया जाता है? तो इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है यूजिनॉल। डी इज द राइट आंसर। डी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते 78 प्रश्न है। 78 कह रहा है वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है कितना? 140 से 100 मिली HG। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 120 80 मिली HG या 120 90 मिली HG। 110 से पर 70 मिमी HG। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। 120 पर 80 मिमी HG। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 79। 79 क्या कह रहा है? ये इसको भी देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो 79 कह रहा है, ओहो नहीं लग रहा, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। 79 है वो कह रहा है निम्नलिखित में कोई एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है कौन सा? यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है हमारी बॉडी के लिए, वो कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा है? तो काइलोमाइक्रॉन या LDL,
VLDL या HDL, कौन सा हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल है वो है HDL, और सबसे अच्छा HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 80 क्या कह रहा है? परोसने की विधि, जहाँ खाद्य पदार्थ को सजाकर यानी रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाना होता है, को कहा जाता है। यानी परोसने की वह विधि है जहाँ पर खाद्य पदार्थों को सजाकर रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाना होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बैकवेट कहते हैं, बफे कहते हैं, काउंटर पर जाकर लेना होता है, जलपान गृह सेवा क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बुफे यानी बफर सिस्टम। अगले प्रश्न पर आते हैं, 81 कह रहा है पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग है। पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग कौन सा है? एंजोइक, जीवहीन, मौलिक, परिरक्षक या प्रतिक्रियाशील, कौन सा पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग है? तो सर्वाधिक उपयुक्त रंग पॉलिएस्टर के लिए कौन सा हो जाएगा? तो प्रक्षिप्त हो जाएगा। प्रक्षिप्त, सी इज द राइट आंसर। सी वाला हमारा क्या सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 82 कह रहा है अत्यधिक हल्का रेशा है। अत्यधिक हल्का रेशा कौन सा है? रेशम, एक्रिलिक, टेरिलेन या पॉलीप्रोपाइलीन, कौन सा अत्यधिक हल्का रेशा कहा जाता है? अत्यधिक हल्का रेशा बताइएगा तो कौन सा होगा अत्यधिक हल्का रेशा? अत्यधिक हल्का रेशा हम किसे कहते हैं? एक्रिलिक को कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। एक्रिलिक हमारा अत्यधिक हल्का रेशा होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 38। कंधे के जोड़ में ग्रे लाइन का निशान लगाया जाता है। कंधे के जोड़ में ग्रे लाइन का निशान लगाया जाता है मध्य अग्रभाग के समांतर, मध्य पीठ के समांतर, मध्य अग्रभाग के अविलंब, मध्य पीठ के अविलंब। तो जो कंधे के जोड़ में ग्रेन लाइन का निशान लगाया जाता है तो मध्य अग्रभाग के समांतर लगाया जाता है, दोनों तरफ बराबर लगाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है 84। निर्णय लेना किस पर आधारित है? निर्णय लेना किस पर आधारित है? प्रचलित मत पर भरोसा करना, कार्रवाई के रास्ते को सोच निकालना, विकल्पों में से विवेकपूर्णता को से चुनना, उपरोक्त में से कोई नहीं। निर्णय लेना किस पर आधारित है? तो निर्णय लेना जो आधारित है विकल्पों में से विवेकपूर्ण विकल्प चुनना, यानी विकल्प हमने जो चुने हैं उनमें से भी और अच्छा विकल्प देखना, वो ही हमारा विवेकपूर्ण निर्णय लेना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 85। मानव संसाधन वे हैं जो समुदाय सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं हैं, व्यक्ति में अंतर्निहित हैं। मानव संसाधन, मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो व्यक्ति में निहित होते हैं, जो गुण, ज्ञान और जो भी व्यक्ति खुद अपनी सोच वगैरह होती है, वो सभी कौशल किसमें निपुण है, ये सभी मानव में जो निहित होते हैं वो ही हमारे मानव संसाधन। अमानवीय संसाधन हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें चुराया जा सकता है और उन्हें खरीदा जा सकता है, ये सभी अमानवीय में आते हैं। तो हम जो मानवीय संसाधन हैं वे होंगे हमारे कौन से व्यक्तियों में अंतर्निहित होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। सी वाला हमारा क्या सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर कहाँ गया? प्रश्न नंबर 86।
फ्राइड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि क्या हो। फ्राइड, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति जब ही परिपक्व बन सकता है, स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि विकास के दौरान गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, भावात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया हो, या बच्चों के दोनों अभिभावक हैं, बच्चों को शारीरिक समृद्धि के लिए अवसर प्रदान प्राप्त हुए हों। तो सबसे जो अच्छा राइट आंसर होगा, एप्रोप्रिएट होगा, जो यानी धनात्मक होगा, पॉजिटिव आंसर होगा, वो कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया हो, वो ही इस श्रेणी में आ सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 87 कह रहा है वस्तु के स्थायित्व ऑब्जेक्टिव परमानेंस की धारणा दावा करती है। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस की धारणा यानी दावा करती है। तो ये किसका दावा करती है? वस्तु के। ये किसने दिए हैं? वो ऑब्जेक्टिव परमानेंस ये दिया है जीन पियाजे ने। तो वस्तु के अदृश्य हो जाने पर यदि पुनः प्राप्त किया जाए तो प्रकट हो जाएगी। ये नहीं। माँ की उपस्थिति वस्तु के स्थायित्व को बलपूर्वक बताती है। अगला कह रहा है साला पूर्व बच्चे की भाषा संबंधी योग्यता है। नहीं। अगला कह रहा है वस्तुएं विद्यमान रहती हैं चाहे दृष्टि से ओझल हो गई हों। छोटा बच्चा है, वो ये सोचता है कि वस्तुएं हैं चाहे वो हमारी दृष्टि से ओझल हों, यानी अलग दिखाई नहीं दे रही हैं, बट वस्तुएं हैं ये। तो ये बच्चा सोचता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर। ये कौन कहते हैं? जीन पियाजे जी कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? यानी प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत हैं, वो किसने दिए हैं? मिल्ड्रेस हार्टन ने, रस्किन ने, जॉन डीवी ने, जे पॉल लीगन्स ने। किसने दिए हैं? प्रसार शिक्षा के जो 4 मुख्य सिद्धांत होते हैं वे किसने दिए हैं? तो वो जे पॉल लीगन्स ने दिए हैं। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है ग्रामीण विकास और नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पायलट प्रोजेक्ट था। यानी ग्रामीण विकास और नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पायलट प्रोजेक्ट कौन सा था? तो समुदाय विकास प्रोजेक्ट था। कौन सा था? सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट था, इटावा प्रोजेक्ट था, या राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रोजेक्ट था, गहन कृषि विकास प्रोजेक्ट था। कौन सा था? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर। बी वाला इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 90 हमारा आ चुका है। हमारे अभी 30 प्रश्न बाकी हैं, जल्दी से कर लेते हैं। संप्रेषण के मुख्य मौलिक कार्य हैं। संप्रेषण के मुख्य मौलिक कार्य कितने हैं? 6 हैं, 4 हैं, 3 हैं, या 5 हैं? संप्रेषण के मुख्य मौलिक कार्य कितने हैं? तो संप्रेषण के मुख्य मौलिक कार्य हमारे कितने हैं? 4 हैं। 4 हैं हमारे मुख्य मौलिक कार्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। 91 कह रहा है अच्छा प्रेषक होने के लिए मुख्य बात है। यानी अच्छा प्रेषक बनने के लिए यानी मुख्य बात कौन सी है? समुदाय में जाएं और लोगों की बात सुने, जाएं और कार्य करना शुरू कर दें, जाएं और लोगों के साथ बातचीत शुरू कर दें, जाएं और उन्हें दृश्यमान सामग्री दिखाएं। तो इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा समुदाय में जाएं और जो भी लोग हैं उनकी पहले बात सुने, समस्या क्या है उनकी समस्या को देखें, उसके बाद उसको हल करने की सोचें। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति और विसर्जन के निम्नलिखित माप अनोवा
में उपयोग किए जाते हैं क्या? केंद्रीय प्रवृत्ति और विसर्जन के निम्नलिखित माप अनोवा में उपयोग किए जाते हैं। मध्य और मानक विचलन, मध्य और विसंगति, मध्य और मानक त्रुटि, मीडियन और मानक विचलन। तो कौन सा इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति और विसर्जन के निम्नलिखित माप अनोवा में उपयोग किए जाते हैं, तो वो कौन से मानक हैं? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा ए, यानी ए इज द राइट आंसर। माध्य और मानक विचलन हमारे सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है, दो चरों के बीच संबंध सह संबंध पूर्णतया धनात्मक कहा जाता है यदि मूल्य इसके बराबर है। अगर यहाँ धनात्मक या ऋणात्मक है तो ये हो जाएगा। अगर धनात्मक कहा जाता है तो हमारा +1 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ ऋणात्मक कहा जाए तो ये हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये क्या दिया है? ये हमारी सूची मिलाने के लिए दिया है, यानी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हम अपने मैच करेंगे अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी में आप लोग जानते होंगे क्या होता है। देखिए इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। थोड़ा छोटा हो जाएगा बट ऑप्शन भी साथ होंगे तो सही से हल हो पाएगा। देखिए अंडे की सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी में क्या होता है सभी जानते होंगे। ये क्या झाग देता है। तीसरा कहीं है, हमें मिल चुका है आंसर। सी इज द राइट आंसर, झाग देता। कॉर्न स्टार्च क्या गाढ़ा करेगा, ये क्या पकाने पर गाढ़ा हो जाएगा। वेनिला तेल हमारा पकेगा तो क्या होगा, तो धुआं निकलेगा। तो डी का दूसरा सही है। और बेनीला क्या है, ये गंध। तो ये हमारा गंध से संबंधित होगा। अंडे की सफ़ेदी झागदार, कॉर्न स्टार्च गाढ़ा करना, वेनिला गंध और तेल हमारे धुआं निकलने की बिंदु। तो सी इज द राइट आंसर। सी वाला हमारा क्या राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये अलग अलग उस पर ले लिया है फॉर्मेट में। चलिए तो प्रश्न तो दिखाई देगा, आंसर भी दिखाई देगा बट छोटा होगा। 1 मिनट सेकेंड। अब सही है, अब सही से मिला पाएंगे हम लोग। देखिए क्वाशियोरकर किससे फैलने वाला रोग है? पर्नीशियस एनीमिया। ये किससे? B12 की कमी से फैलता है बट इसमें नहीं दिया है। बेरी हमारा किससे? थायमिन B1। बेरी क्या है? थायमिन बी, यानी B1 विटामिन है उसकी कमी से फैलता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से, क्वाशियोरकर केवल प्रोटीन की कमी से। तो यहाँ पर आ जाओ 5वें पे, ये प्रोटीन दी है। 5 कहीं दिया है? हाँ दिया है, मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। और जो पर्नीशियस एनीमिया हम किससे? फॉलिक एसिड से मिला देंगे। बेरी हमारा थायमिन को चला जाएगा। ग्लोटिस राइबोफ्लेविन को कर देंगे। और स्टेओपेरिसिस किसको? ये हमारा क्या विटामिन डी हो जाएगा। ये हमारा हो गया सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर है 97 कह रहा है मिलान करना है। उरेब पट्टी नहीं, इसमें उरेब पट्टी क्या है? ये तो भाई बहुत बड़ा है। चलिए देखिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। देखिए 97 का आंसर कौन सा होगा? तो ये कह रहा है उरेब क्या करेगा? उरेब हमारी क्या करती है? आकार को बनाए रखना, यानी आकार को बनाए रखती है। अंदर की सिलाई क्या करेगी? कच्चे किनारे को प्रसज्जित करेगी।
कच्चे किनारे हैं वो उन्हें प्रसर्जित करेगी। नौचेज, नौचेज क्या करेगी, C1 को आसानी से पलट देना, यानी C1 होती है उसे पलट देगी। और उसके बाद स्थायी सिलाई, स्थायी सिलाई क्या, C1 के अतिरिक्त तो भार होता है अलग, उसको हटा जो हटा देती है उसे हम क्या, स्थायी सिलाई कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी मिलान वाला है भाई। दबराज दास, दबराज दास ये क्या है, दबराज दास बालूचरी साड़ी दुसाला। दबराज दास किसके हैं, दुसाला, दबराज दास दुसाला। विलियम पार्किंस ये क्या है, सिंथेटिक रंग खोजे थे इन्होंने, तो इसका ये, और सी का हो जाएगा बी। ए का पहला, सी का दूसरा, कौन से में है भाई, दबराज दास, नहीं गलत हो रहा है, महान अकबर, दुसाला महान अकबर हुआ। दबराज दास बालूचरी साड़ियाँ, ये हो जाएगा इसका 98 प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, दबराज दास बालूचरी साड़ियाँ होगा। थॉमस वेल हमारे क्या, रोलर पेंटिंग, थॉमस वेल रोलर पेंटिंग। विलियम पार्किंस क्या हो जाएंगे, ये सभी, तो ये हमारे क्या, सिंथेटिक रंग खोजने वाले हैं। महान अकबर का है दुसाला, तो ये हमारा क्या अब सही हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हुआ, पहले का चौथा ये रहा, दूसरे का थॉमस वेल रोलर पेंटिंग, तीसरा ये रहा विलियम पार्किंस, दूसरा ये रहा सिंथेटिक रंग, और महान अकबर दुसाला ये रहा। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है 99 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। टेक्सचर, टेक्सचर क्या है, ये देखिए टेक्सचर क्या है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, वस्तु की बाहरी सतह अलंकृत करना, तो ये कौन से पे हो जाएगा, नमूना, बी का ए, बी का ए जाएगा। टेक्सचर हमारा वस्तु की सतह का स्पर्श ग्रह, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पहले का चौथा, ये यहाँ मिल गया, अंत कहीं है नहीं, तो हमारा क्या, सी इज द राइट आंसर। सी वाला हमारा क्या सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं सही से। देखिए टेक्सचर एक छूने की, कोई भी कपड़ा या छू के पता चल कर सकते हैं टेक्सचर से कि कैसा है, खुरदरा है या मुलायम यानी चिकना है, कैसा है। तो वह हम कहाँ देखें, वस्तु की सतह का स्पर्श ग्राह गुण, यानी स्पर्श करके देखते हैं, तो हमारा ये चौथा यहाँ पर मिल गया। तो हमारा ऑप्शन और देख, इसमें और किसी में है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो हम अपना ये सही कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे जो एग्ज़ाम टाइम पे। अब इसमें हम अभी तो सभी देख लेते हैं, अब देखते हैं नमूना। नमूना कहाँ पर, वस्तु की बाहरी सतह का अलंकरण, तो ये हमें मिल गया। प्राकृतिक मोटिव, प्राकृतिक मोटिव जहाँ फूल पत्ती पशु के चित्र हों वो हमारे प्राकृतिक मोटिव हो गए। उसके बाद क्या, 2 या 3 आयामी क्षेत्र का आकार, ये क्या कहलाता है, रूप कहलाता है, तो ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा राइट आंसर से। अगला प्रश्न है हमारा, ये है हमारा 100 कह रहा है मास्लो। मास्लो ने क्या दिए हैं, एक्सोसिस्टम, मास्लो ने क्या
एक्सो सिस्टम दिया है, देखिए ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। चलिए सही है, देखते हैं। देखिए मास्लो ने, सॉरी ये नहीं, एक्सो सिस्टम नहीं, ब्रून फ्रॉन ब्रेनर का है एक्सो सिस्टम। तो मास्लो ने क्या दिया है, आवश्यकता की श्रेणीबद्धता। क्या, आवश्यकता की श्रेणीबद्धता किसने दी है, मास्लो ने। तो ए का चौथा यहाँ पर नहीं, ये काट देते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर। चलिए आगे दे, ब्रून फ्रॉन ब्रेनर ने क्या, एक्सो सिस्टम दिया है। क्या, एक्सो सिस्टम दिया है। तो इन्होंने क्या, इसका जो चौथे में कहीं है, पहले का, सॉरी दूसरे का पहला, तो ये है हमारा, ये भी कट गया। आगे देखते हैं, ये मिल गए 2 में। अब देखिए इरिक रिएक्शन ने क्या दिया है, पहचान बनाना, ये किसने दिया है, ये हमारे किसने, इरेक्शन ने दिया है। तो हमें क्या मिल गया, दूसरा यहाँ मिल गया, इरेक्शन ने पहचान बनाना दिया है, तो हमारा ये भी कट गया। और जो वाइगोस्की उनने क्या दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये हमारा ये रहा। डी इज द राइट आंसर, डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर, समय हमारा 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। देखिए 20 प्रश्न और हैं इसमें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नवप्रवर्तक, नवीनीकरण को अंत में अपनाने वाला, नए विचार को अपनाने वाला, लोगों को व्यक्तिगत। तो नवीनीकरण क्या, नए विचार पहले अपनाएगा वही नवीकरण कहलाएगा। नवप्रवर्तक, तो पहले का हमारा कौन सा, दूसरा हो जाएगा। पहले का दूसरा और किसी में है नहीं, तो हमें कहाँ, पहले में ही दिख रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर। और दूसरे का पीछे रह जाने वाला कौन होगा, नवीकरण को अंत में अपनाने वाला, तो ये पहला रहा। और फिर दूरस्थ शिक्षा, लोगों से व्यक्तिगत रूप से निपटना, दूरस्थ शिक्षा नहीं। बिखरे हुए लोगों को शिक्षित करना, ये दूरस्थ शिक्षा में होगा। व्यक्तिगत प्रणाली, लोगों से व्यक्तिगत रूप से निपटना, ये हमारा ये हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर यानी 102, फोल्डर, जर्नल्स, लीफलेट, बुलेटिन। फोल्डर क्या है, छोटे आकार के कागज का एक पन्ना, बड़े आकार का एकक मुद्रित पन्ना, उसमें शोध जानकारी हो, ये क्या है, जर्नल्स। शोध जानकारी कहाँ मिलती है, जर्नल्स में। तो बी का तीसरा देखते हैं। बी का तीसरा यहाँ पर नहीं है, ओहो, बी का तीसरा कहाँ हमें दिखाई दे रहा है, बी का तीसरा ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, ये दोनों हम काट देते हैं। यहाँ पर फोल्डर को देखते हैं। छोटे आकार के कागज का एक पन्ना, फोल्डर, बड़े आकार का एक मुद्रित पन्ना, फोल्डर क्या होगा, तो इसमें 2 3, चलिए बुलेटिन क्या है, मुद्रित जिद वाली पुस्तिका। फोल्डर है हमारा, फोल्डर को देखते हैं। बड़े आकार का एक मुद्रित पन्ना होता है फोल्डर। उसके बाद हम, इसमें 2 है कहीं, पहले का दूसरा ये दिया है, चलिए। उसके बाद हम देखते हैं जर्नल्स, तीसरा लीफलेट क्या है, छोटे आकार के कागज का एकल पन्ना है। लीफलेट छोटे आकार का एकल पन्ना है। उसके बाद हम देखते हैं मुद्रित जिल्द वाली पुस्तिका, उसे हम क्या कहते हैं, बुलेटिन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। पहले हम देखते हैं क्या, फोल्डर को हम क्या, बड़े आकार का एकक मुद्रित पन्ना कहते हैं। तो हमें 2 यहाँ मिल गया, 2 यहाँ, तो भी नहीं। चलिए उसके बाद हम देखते हैं
जनरल्स, जनरल्स पेपर का उसमें शोध जानकारी हो वो हम जनरल्स पेपर कहते हैं, तो तीसरा मिल गया। और उसके बाद लीफलेट, लीफलेट का है छोटे आकार के कागज का एकक पन्ना है लीफलेट। बुलेटिन एक क्या है, पुस्तिका है, मुद्रित जिल्द पुस्तिका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 103। 103 कह रहा है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम माध्य, मानक विचलन, गुणात्मक चर। तो इसको हमें मिलान करना है, मिलान करते हैं चलिए। तो हिस्टोग्राम क्या होगा, पहले हम देखते हैं। माध्य, माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ये हमें मालूम है। तो बी का हम क्या करेंगे, तीसरा देखेंगे। बी का तीसरा हमें कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये दोनों हम कट कर देते हैं। अब देखते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, आवंटित आवृत्ति आवंटन का ग्राफी प्रस्तुतिकरण है। क्या आवृत्ति आवंटन का ग्राफी प्रस्तुतिकरण है। तो हिस्टोग्राम को हम यहाँ पर कर देंगे। तो पहला इसमें पहले का चौथा, पहले का चौथा हो जाएगा। ओहो, पहले का चौथा सही, ऊपर का चला गया। चलिए पहले का चौथा हो गया, चौथा कहीं दिख रहा है। चलिए तीसरा, यहाँ तो है नहीं, ये तो मैंने पहले ही कट कर दिए थे। यहाँ पर दो जगह पहले का चौथा हमें ये मिल गया, तो पहला यानी ए इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं, माध्य देख लिया। मानक विचलन ये क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा, तो ये हमारा क्या विसर्जन होगा, विसर्जन मानक विचलन में आएगा, तो ये हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद गुणात्मक चर, ये क्रम सूचक पैमाना है। गुणात्मक चर क्या है, क्रम सूचक पैमाना है। ये इज द राइट आंसर, ये हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, अगला प्रश्न है बॉडिस ब्लॉक में डार्ट को पोशाक की फिटिंग में परिवर्तन किए बिना एक से दूसरे स्थान पर बदला जा सकता है। बॉडिस ब्लॉक में डार्ट्स को पोशाक की फिटिंग में परिवर्तन किए बिना एक से दूसरे स्थान पर बदला जा सकता है, सही है। कारण कह रहा है क्योंकि डार्ट्स का कोण एक समान रहता है, फिट अपरिवर्तित रहता है। डार्ट का कोण एक समान रहता है और फिट अपरिवर्तित रहता है, ये भी बिल्कुल राइट है। दोनों हमारे क्या सही हैं, सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर यानी 105 यानी 105 सौर ऊर्जा को गैर पुनर्स्थापित नॉन न्यूअल ऊर्जा कहा जाता है। कारण कह रहा है यह वह ऊर्जा है जिसका काले रंग के यंत्र का इस्तेमाल करके संरक्षण किया जाता है, ये भी राइट है। गैर पुनर्स्थापित, इसका पुनर्स्थापित किया जा सकता है, गैर पुनर्स्थापन नहीं है, ये नॉन न्यूअल नहीं है, न्यूअल है। तो इसका जो यह ऊर्जा है जिसके काले रंग के यंत्र का इस्तेमाल करके संरक्षण किया जाता है। काले रंग के यंत्र का इस्तेमाल संरक्षण, ये हमें गलत लग रहा है, दोनों ही गलत हैं। हाँ इसमें ये दोनों ही गलत हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 106। 106 कह रहा है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य हैं कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं पाना, पालना घर की व्यवस्था, अनुपूरक पोषक कार्यक्रम चलाना, उपरोक्त सभी।
तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के ये सभी कार्य सही हैं। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ हुआ कब? 1970, 1977, 1980 और 2000। तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ 1977 में हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 108। 108 कह रहा है युद्ध के समय घायलों एवं पीड़ितों की सेवा करना उद्देश्य है किसका? रेड क्रॉस सोसाइटी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समाज कल्याण बोर्ड, ये सभी। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा रेड क्रॉस सोसाइटी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 109। 109 कह रहा है इंडिया क्षयरोग संस्था ने क्षयरोग निदान हेतु राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम चलाया। इंडिया क्षयरोग संस्थान ने क्षयरोग निदान हेतु राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम चलाया 1952 में, 1955 में, 1962 में, 1975 में। तो राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान हेतु कौन सा निदान रोग राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम चलाया? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा 162। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 110। यूनिसेफ की स्थापना की गई 1932, 1942, 1944, 1946। तो इसका डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं, हमारा मॉडल पेपर पूरा फिनिश हो जाए। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन निप्सिड की स्थापना हुई कब? निप्सिड की स्थापना कब हुई? 1945, 1975, 1985, 2000। निप्सिड की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई हमारी कब? 1975 में। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 112। निप्सिड के कार्य हैं बाल विकास कार्यक्रमों के बाल स्वरूप यानी प्रारूप तैयार करना, सामाजिक विकास प्रशिक्षण, यानी निप्सिड के कौन से कार्य हैं? तो इसके जो कार्य हैं वो ये सभी हैं। प्रशिक्षित करना भी, सामाजिक विकास, बाल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रारूप तैयार करना भी, ये सभी इसके कार्य। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मॉरिस पैटी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? रेड क्रॉस सोसाइटी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, निप्सिड, यूनिसेफ। किसे मॉरिस पैटी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया? तो निप्सिड को किया गया। मॉरिस पैटी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया निप्सिड को। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर वृषण को कहा जाता है अंडाशय, अंड ग्रंथियां, शिशन, ये सभी। तो शिशन कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 115। वृषण स्थित होता है अंडकोश में, गर्भाशय में, अंडाशय में, या इसमें से कहीं नहीं? तो अंडकोश में। अगले प्रश्न पर आते हैं। 116। शिश्न प्रजनन अंग है पुरुष का, स्त्री का, इनमें से दोनों का? तो पुरुष का। अगले प्रश्न पर आते हैं। 117। ओहो, गायब ही हो गया अब तो। ओ 2-3 प्रश्न और ये हमारा है हो गया। कौन सा हो गया? पुरुष का। हाँ 117 क्या है? शुक्राणु का निर्माण होता है शुक्राशय में, वृषण में, प्रोस्टोन ग्रंथि में, तो वृषण में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 118। वृषण के कार्य शुक्राणु का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण। तो इसमें जो कौन इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है गर्भाशय का आकार होता है नाशपाती जैसा, पपीते, अंगूर, ये सभी। तो नाशपाती जैसा। अगला अंडवाहिनी नली संख्या में होती है 1, 2, 3, 4, तो 2। ये हमारा मॉडल पेपर आज समाप्त हो गया। तो आप लोग अपने इसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, आप लोग ये हमें अवश्य बताएं। तो मिलते हैं हम ऐसे ही मॉडल पेपर के साथ। अगले मॉडल पेपर को लेके आऊँगी। तो थैंक यू सो मच। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी अवश्य हमें फीडबैक दें। और हमारे जो दर्शक हैं जो डेली हमारी क्लास देखते हैं उनके लिए हम बहुत ही धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।